नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनुड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके दोस्तों टॉप MCQ यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये कक्षा 10 की NCERT का पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है। पूरे ध्यान से देखना दोस्तों, आने वाले 10-15 मिनट पूरा आपको समझ में आएगा। और आपने एक बार इसको समझ लिया दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि NCERT की कितनी वैल्यू होती है। और अभी आप दोस्तों जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपको पता होगा। अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए तो आपको कुछ नहीं पता है कि कहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको दो चीज सिखाने वाला हूं कि NCERT से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, NCERT पढ़ना एक अलग चीज होती है, लेकिन NCERT को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि NCERT से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। NCERT की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2, CaCO3, CaO या Ca। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो याद रखना दोस्तों, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सर, कैल्शियम कार्बोनेट तो चूना पत्थर का होता है। हाँ भैया, चूना पत्थर का भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और संगमरमर का भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर का दोस्तों मार्बल कहते हैं, ये बात आप याद रखना। कभी कभी संगमरमर की जगह वो ऐसा मार्बल भी लिख देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? आप कहते हो ना, चिप्स वाले तो हवा बेच रहे हैं। ठीक है, चिप्स से ज्यादा हवा भर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, वो हवा बेचने के लिए नहीं भरी जाती, वो हवा भरी जाती है वो चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। काय के लिए भरी जाती है भैया? विकृत गंधिता से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब क्या है? विकृत गंधिता नाम से स्पष्ट हो रहा दोस्तों। विकृत गंधिता मतलब गंध में परिवर्तन आना, थोड़ा खराब टाइप की गंध आने लगती है ना। यदि हम उसमें हवा नहीं भरेंगे ना, तो वो जो चिप्स है आपके पैकेट में वो महकने लगेगी। ठीक है, फिर खाने योग्य नहीं बचेगी। इसलिए दोस्तों उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए तो वो बहुत फूले फूले हुए दिखते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो याद रखना, विकृत गंधिता को से बचाने के लिए दोस्तों चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? तो याद रखना दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हमेशा याद रखना कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है कि स्थायी परिवर्तन होता है, कि दोनों होते हैं, कि इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भौतिक परिवर्तन दोस्तों याद रखना कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका उदाहरण के लिए हमने लिए क्या? जल या पानी ले लिए, और जल को दोस्तों ठंडा करे क्या कर दिए? बर्फ में परिवर्तित कर दिए। ठीक है, और बर्फ को गर्म कर देंगे या फ्रिज के बाहर निकाल कर रख देंगे तो ये केस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से जल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भौतिक परिवर्तन एक्चुअल में ये होता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, जिसको हम एक पदार्थ से जब दूसरा पदार्थ बनाते हैं तो उस पदार्थ से फिर से हम पुनः उसी पदार्थ को बना सकते हैं, इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना दोस्तों, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, मान के चलो दो पदार्थ हैं A और B, दोनों मिलकर बना रहे हैं C। ठीक है, तो जो A और B है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और ये जो C होता है दोस्तों, उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक दोस्तों रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं? LHS मतलब बाएं साइड में होते हैं, और जो C मतलब उत्पाद होता है दोस्तों, ये RHS मतलब राइट हैंड साइड मतलब दाहिने साइड में होता है। ठीक है, तो याद रखना, ये हमेशा क्या होता है, जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो बनते हैं दोस्तों उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और समझिएगा दोस्तों, कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले हैं अभिकारक, और निर्माण होता है जिनका दोस्तों उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बताइए भाई, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो याद रखना दोस्तों, शरीर में भोजन का पाचन बताइए किस प्रकार का परिवर्तन होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों होता है शरीर में भोजन का पाचन
रासायनिक परिवर्तन। आपने भोजन खाए, पच गया, तो फिर से क्या भोजन बना लोगे क्या? मान के चलो आपने दाल रोटी खाए, है ना, चावल खाया, तो क्या भोजन के पचने के बाद फिर से दाल चावल बना लोगे क्या? नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखना, भोजन का पाचन जो होता है वो कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक नया उत्पाद बनता है और उसे दोस्तों हम फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते। भोजन छोटे छोटे भागों, तत्वों और यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, भोजन का पाचन हो गया दोस्तों। श्वसन मतलब जो सांस लेते हैं हम ना, ठीक है, तो श्वसन भी दोस्तों याद रखना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ठीक है, सुगंध ज्वाला के साथ जलता है दोस्तों, ये भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और दही का बनना, दूध से दही बन गया, तो दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए दोस्तों दही का बनना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये पांचों एग्जाम्पल दोस्तों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनसे दोस्तों देखो शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं ना व्यापम में, है ना, तो हर शिफ्ट में दोस्तों एक एक उदाहरण देके एक एक क्वेश्चन वो बना देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO, यह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है बोल रहा है? तो देखिए भाई, ये देखिए 2mg प्लस O2, ठीक, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और इधर भी देखिए दोस्तों 2mgO है, मतलब 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है। मतलब दोस्तों ये कैसा है? संतुलित समीकरण है। अगर मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर 2mg प्लस O2 लिखा है, लेकिन देखिए अगर दोस्तों mg प्लस O2 रहता, mg प्लस O2 रहता और MgO बनता, तो ये दोस्तों संतुलित नहीं रहता, तब उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ बैलेंस है दोस्तों, इसलिए हम संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? रासायनिक समीकरण से दोस्तों याद रखना, सूत्र पता चल जाते हैं, उपस्थित परमाणु पता चल जाते हैं, मोलों के अनुपात पता चल जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया का जो रंग है ना दोस्तों, वो पता नहीं चलता है, ठीक है। प्रतिक्रिया का रंग रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? शब्द समीकरण देखिए, शब्द समीकरण में ऐसे किया जाता है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिए, ठीक है, और जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन RHS उत्पाद बन गया, ठीक है। देखिए LHS में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किए तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना, ये क्या हो गया? एक शब्द समीकरण हो गया। लेकिन रासायनिक समीकरण होता है दोस्तों Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो देखो यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण की बात करते हैं दोस्तों, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों अवस्था में परिवर्तन आता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रंग में भी परिवर्तन आता है, तापमान में भी परिवर्तन आता है, और गैस भी निकलती है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रासायनिक समीकरण की एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को दोस्तों याद रखना तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कहां दर्शाया जाता है? तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है दोस्तों कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसलिए दोस्तों याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं दोस्तों, दोनों में परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। क्लियर? चलिए इसलिए दोस्तों इन्हें क्या करते हैं? हम संतुलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया होती है दोस्तों, इस अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेंगे लेकिन उत्पाद एक ही बनेगा, ठीक है। तो कोयले का दहन दोस्तों कोयला जो होता है उसको C कहते हैं, कार्बन कहते हैं, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो CO2 बनती है। इसलिए दोस्तों याद रखना ये संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण देखिए दोस्तों 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2 हो रहा है, ठीक है। इसलिए दोस्तों याद रखना जल का निर्माण जो होता है ये भी संयोजन अभिक्रिया होती है। और CaO, ठीक है, प्लस H2 इक्वल टू दोस्तों CaOH2 बनता है, ठीक है। अब बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए बुझा हुआ चूना, बिझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? CaO होता है। बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? बिना बुझा चूना का फार्मूला देखिए CaO होता है, ठीक है। और बुझा हुआ चूना का फार्मूला दोस्तों CaOH2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। याद रखना CaO क्या है? बिना बुझा, और CaOH2 बुझा हुआ, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन का आंसर तो देख लें। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन, जल का निर्माण, बुझा हुआ चूना, उपरोक्त सभी। तो आंसर था दोस्तों उपरोक्त सभी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन एक खालिस्तान अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया भाई? श्वसन, सांस लेते हैं और बाहर जब छोड़ते हैं तो देखिए सांस खींचो आप अंदर और मुंह से निकाल कर देखो तो आपको गर्मी टाइप लगेगी, है ना। तो गर्म हो जाती है ना हमारी जो सांस रहती है, बाहर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो गर्म हो
जाती है ना। तो ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्या हो रही है यहाँ पर, निकल रही है, ठीक है, ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, इसलिए ऊष्मा छेपी। अगर ऊष्मा किसी भी चीज के लिए दोस्तों, ऊष्मा किसी भी चीज को तोड़ने के लिए अगर ऊष्मा की जरूरत पड़े तो वो ऊष्मा शोषी होती है, लेकिन यहाँ ऊष्मा निकलती है मतलब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है शोषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए अब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, जैसे प्राकृतिक गैस, हमने दोस्तों CH4 जलाए O2 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, प्लस 2H2 बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। ठीक, तो ये क्या हो गई, ऊष्मा छेपी हो गई। और श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, C6H12O6 से प्लस CO2, तो 6 CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा निकलती है ना, ठीक है, तो वही होता है ना। ये सब देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, श्वसन एक ऊष्मा छेपी क्रिया है, यहाँ से पूछ लिया। क्वेश्चन पूछ लेगा प्राकृतिक गैस का दहन कैसे अभिक्रिया है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। शुरू को क्वेश्चन CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट उसका रासायनिक सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र मैंने क्यों लिया एग्जाम में, ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है NCERT में, कहाँ लिखा, देखिए चूना पत्थर ये लिखा CaCO3 सॉलिड स्टेट में दोस्तों ये होता है चूना पत्थर, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें एक पदार्थ दो छोटे पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है, तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं ऊष्मा की उपस्थिति में, है ना। तो याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फेरस सल्फेट का जब ऊष्मीय वियोजन होता है तो वो कौन से रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखना दोस्तों भूरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, एनीबॉडी XYZ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय जल के विद्युत वियोजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है। देखिए भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है तो इन दोनों गैस के अनुपात क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये विद्युत वियोजन होता है विद्युत की उपस्थिति में, जब विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो ये वियोजन होता है। देखो उदाहरण के लिए 2H2 मतलब जल है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो H2 मतलब हाइड्रोजन और O2 मतलब गैस इसमें टूट रहा है। तो देखिए अनुपात क्या लिखा हुआ है, 2H2 मतलब 2 अनुपात, ऑक्सीजन क्या है 1 है, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है, 2H2 है और O2 एक ही है, तो 2 अनुपात 1 अनुपात हो गया ना, ठीक है, 2 अनुपात 1 का अनुपात हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1 का अनुपात होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये क्वेश्चन मैं बहुत मेहनत करके छांटता हूँ, ठीक है, बहुत सारे कंटेंट को खंगालता हूँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को खंगालता हूँ, जब जाके ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत ताम प्लेटोग्राफी में होता है। ये क्वेश्चन मैंने 4 बार पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशीय वियोजन का उपयोग दोस्तों श्वेत ताम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन विखंडन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे दोस्तों ये लिखा है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोस्तों याद रखना सिल्वर और क्लोराइड और सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाते हैं, और इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्वेत शाम फोटोग्राफी में किया जाता है। याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। देखियो, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है वो। इसमें क्या होता है दोस्तों, उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 है दोस्तों सोडियम सल्फेट, और BaCl2 है बेरियम क्लोराइड, तो इसमें आयन का आदान प्रदान हो रहा दोस्तों, तो Ba और SO4 बन गया, ठीक है, आयन का उत्पाद हो रहा, ठीक है, प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक। तो याद रखना दोस्तों, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया को। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। अब मैं आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन ध्यान से सुनना, है ना। उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऊपर जाता है, मतलब उपचयन, ऑक्सीजन की ऊपर आना उपचयन, है ना, और हाइड्रोजन का नीचे आना हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब ये हो गया उपचयन। क्या हो गया, उपचयन, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो ये होता है अपचयन। लेकिन जब दोनों भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, अब देखिए उपचयन अपचयन को केमिकल रिएक्शन में समझने की बात करते हैं। देखिए यहाँ C+O2 है तो CO2 हो रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही कि नहीं। देखो यहाँ कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, लेकिन CO2 में दोस्तों ऑक्सीजन जुड़ गया इकट्ठा, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या हो गया, उपचयन हो गया। अपचयन में क्या होता है, देखिए CuO है, ठीक है, तो CO से टूट गया तो Cu अलग हो गया, प्लस ये O जो है दोस्तों H2 के साथ चला गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पर ह्रास हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अपचयन हो रहा है। लेकिन H2 में देखिए दोस्तों, H2 में क्या हो रहा है, H2 में यहाँ पर वृद्धि हो गई, है ना, इसलिए यहाँ उपचयन हो रहा है। और जब दोनों अभिक्रियाएं होती दोस्तों, उपचयन अपचयन, तो इस अभिक्रिया को दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। याद रखना दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि संक्षारण जो होता है, लोहे की वस्तु पर जो जंग लगती है, यशद लेपन जो होते हैं दोस्तों, ये सब किसके उदाहरण हैं या किसके कारण होते हैं? उपचयन के कारण होते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जब 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 कोई भी धातु हो, जैसे लोहा हो गया, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, अम्ल मतलब एसिड आदि के संपर्क में आते हैं तो धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। ठीक है, याद रखना है ना। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, यशद लेपन दोस्तों याद रखना, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातु को बचाया जा सकता है। ठीक, आपके गेट में दोस्तों अगर जंग लग जाएगा तो उसमें पेंट कर दो, है ना, आपको सब पता है भाई। चलिए नेक्स्ट है विकृत गंधिता क्या होती है? वही चिप्स के पैकेट वाली बात। ठीक, तो देखिए वसा युक्त और तेली खाद्य सामग्री के संपर्क में आने पर उपचेत हो जाते हैं, स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। रोकने के उपाय देखो भाई, सबसे अच्छा उपाय है शीतलन, मतलब फ्रिज में रख दो, ठंडी जगह में रख दो, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दो, है ना, या वायुरोधी बर्तन जिसमें वायु न घुसे उसमें रख दो, या फिर प्रति ऑक्सीकारक का एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं? पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये चैप्टर होता है आपका एंड, है ना। चलिए, अगर क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।